गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे हम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चंस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक दो क्वेश्चन और करने के बाद में यूनिट सेकंड का ही एक और पार्ट है, वो कंप्लीट करके फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज एग्जाम्पल है एक। एग्जाम्पल क्या है कि यदि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6 5z और प्लस 6 और अपॉन z माइनस 2 हो तो क्या कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है। जिसके लिए पहला पार्ट क्या है इसका? पहला पार्ट है कि जो वक्र है समाकल का पथ सी एक वर्त जेड मोड जेड इक्वल टू 3 हो। समाकल का पथ क्या है? सी एक वर्त है और मोड जेड इक्वल टू 3। मोड जेड इक्वल टू कितना है? मोड जेड इक्वल टू है 3। तो हमें क्या करना है? फलन दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि कोशी रीमान लागू हो सकता है क्या? कोशी रीमान लागू हो सकता है क्या? तो सॉल्यूशन यहाँ से हम पहले क्या देखेंगे कि सी एक वर्त है। सी एक वर्त क्या है? जेड इक्वल टू 3। जेड इक्वल टू 3 का मतलब मोड जेड इक्वल टू 3 का मतलब कि उसका केंद्र जो है वो 0 और उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस है 3। अगर केंद्र 0 0 है, यदि केंद्र 0 0 है तो एक वर्त बनेगा इस प्रकार। एक वर्त बनेगा और जिसकी त्रिज्या क्या होगी? जिसकी त्रिज्या होगी 3। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 3। तो इसकी त्रिज्या 3 है और एक वर्त दे रखा है। अब फलन एफ जेड, इस फलन एफ जेड के लिए पूछ रहा है कि कोशी रीमान को लागू कर सकते हैं क्या? कोशी रीमान पर मैं क्या थी कि कंटूर सी एफ जेड और डी जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 कब आएगा? जो फलन एफ जेड है इस कंटूर सी में हो और क्या हो? एनालिटिक हो, विश्लेषिक फलन हो, तब उसका मान 0 आएगा, अन्यथा 0 नहीं आएगा। अब इसको हम देखेंगे फलन एफ जेड को। अब फलन एफ जेड क्या होना चाहिए? फलन एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए, फलन एफ जेड विश्लेषिक फलन होना चाहिए। तो फलन एफ जेड को देखेंगे। फलन एफ जेड इक्वल टू फलन एफ जेड इक्वल टू क्या है? फलन एफ जेड इक्वल टू है जेड स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 6 और z माइनस 2। ये किसके इक्वल है? ये है फलन एफ जेड। अब कोशी रीमान पर मेरे को पूछ रहा है, कोशी रीमान लागू होने के लिए फलन जो एफ जेड है वो विश्लेषिक होना चाहिए। अब ये फलन एफ जेड क्या है? ये फलन एफ जेड है पी अपॉन क्यू के रूप में। मतलब ये क्या है? एक परिमेय फलन है। और परिमेय फलन कब विश्लेषिक होगा?
परिमेय फलन विश्लेषिक होगा। पहली कंडीशन तो क्या कि जो हर है वो जीरो ना हो, कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो हर है डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अंश भी एनालिटिक हो और हर भी एनालिटिक हो, अंश भी विश्लेषिक फलन हो और हर भी विश्लेषिक फलन हो। तो यहाँ से हम पहली कंडीशन ये देखेंगे कि परिमेय फलन विश्लेषिक है या नहीं, उसके लिए कि जो हर है वो जीरो ना हो। अब हर यहाँ हर जीरो कब हो रहा है, यहाँ हर जीरो हो जाएगा 2 पे। यदि z का मान 2 ले लेंगे, यदि z का मान 2 ले लेंगे तो यहाँ z की जगह आ जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 0 होते ही ये इस बिंदु पर विश्लेषिक नहीं होगा। लेकिन हमें तो कौन सा समाकल का पथ क्या दे रखा है, मोड z इक्वल टू 3, कि z इक्वल टू जो 3 है, मोड z इक्वल टू 3, उसके अंदर का पूरा भाग ले सकते हो z का। यहाँ से z के मान आप क्या ले सकते हो, 0 से स्टार्ट होके 3 तक। तो z का मान 0 भी आ सकता है, z का मान 1 भी आ सकता है, z का मान 2 भी आ सकता है और z का मान 3 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ हम z का मान 2 भी रख सकेंगे इस कंटूर के सापेक्ष, इस वर्त के सापेक्ष। तो यहाँ z इक्वल टू 2 आ जाएगा। यदि यहाँ z इक्वल टू 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन नहीं होगा, और विश्लेषिक फलन नहीं होगा तो कौशी प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता। फिर से सुनेंगे बात कि समाकलन का पथ क्या है, c एक वर्त है और मोड z इक्वल टू 3 है, मोड z इक्वल टू 3 है। तो वर्त हमें ये दे रखा है जिसकी रेडियस है 3, जिसकी रेडियस क्या है 3, रेडियस 3 है। तो इस फलन के लिए हमें ज्ञात करना है, इस फलन के लिए इस कंटूर के सापेक्ष ज्ञात करना है कि कौशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है क्या। फिर हमने इस फलन को देखेंगे, इस फलन को देखने के बाद कौशी प्रमेय को लागू करने के लिए कि ये फलन क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए। तो पहले हम क्या करें, इस फलन को विश्लेषिक चेक करेंगे। विश्लेषिक चेक करने के लिए ये है परिमेय फलन, और परिमेय फलन के लिए हर को देखेंगे कि हर जीरो ना हो। तो हर में देखेंगे z माइनस 2 है, तो z की जगह 2 ना आ जाए, z की जगह 2 नहीं आना चाहिए। तो z की जगह 2 आ सकता है क्योंकि हम 0 से लेके 3 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि z का मान 3 तक ले सकते हो। तो z इक्वल टू 2 का वर्त ये, और ये है इसके अंदर। तो ये फलन f(z) विश्लेषिक नहीं होगा, और फलन f(z) विश्लेषिक नहीं होगा तो कौशी प्रमेय को भी लागू नहीं किया जा सकता। अतः हम लिखेंगे कि कौशी प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि z इक्वल टू 2 मान आने पर परिमेय ये फलन f(z) जो है वो विश्लेषिक फलन नहीं होगा, अतः कौशी प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता। इसी में ही नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसी में ही सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है समाकल का पथ C एक वर्त है और मोड z इक्वल टू 1 हो, मोड z इक्वल टू 1 हो। पहला क्वेश्चन देख लिया, इसी का दूसरा क्वेश्चन हो रहा है, दूसरा पार्ट हो रहा है। इसके लिए फलन f(z) को विश्लेषिक देखेंगे। तो अब की बार z मोड z इक्वल टू 1, मतलब वर्त जो बनेगा, जो कंटूर है वो एक त्रिज्या का बनेगा। मतलब त्रिज्या कितनी होगी 1, यहाँ से ये 1 और ये 0, 1 और 0, 1 और 0 मतलब 1 का रेडियस, 1 रेडियस का। अब इसको देखेंगे कि ये विश्लेषिक है क्या कौशी प्रमेय लागू करने के लिए। तो ये z² प्लस 5z प्लस 6 और z माइनस 2। अब इसको देखेंगे कि ये विश्लेषिक फलन है क्या, विश्लेषिक फलन है क्या, और इस कंटूर में जो ये कंटूर है, जो ये वर्त है, इस वर्त में क्या ये विश्लेषिक फलन है। उसके लिए क्या देखेंगे कि ये है परिमेय फलन, और परिमेय फलन है तो हर जीरो ना हो। तो हर जीरो ना हो तो z का मान 2 आने पे हर जीरो हो सकता है, लेकिन z का मान हम 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि z का मान जो कंटूर है वो 0 से लेके 1 तक है, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है, रेडियस है 1। रेडियस 1 होने का मतलब 2 तो रह गया बाहर, मतलब 2 तो मान ले ही नहीं सकते। इसलिए ये फलन जो f(z) है
ये फलन एफ जेड जो है इस रेडियस 1 वाले में क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो विश्लेषिक फलन हो गया। विश्लेषिक फलन होते ही कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है, और कोशी प्रमेय को लागू करने पर मोड जेड इक्वल टू 1 और एफ जेड क्या है यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 और z-2 और इक्वल टू मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोशी प्रमेय को इसमें लागू किया जा सकता है। पहले वाले में कोशी प्रमेय को लागू नहीं किया जा सकता, दूसरे वाले में कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है। पहले वाले में क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडियस 3 आ रही है, और रेडियस 3 है, इसका मतलब यहाँ 2 मान आ सकता है। यहाँ 2 मान आते ही ये 0 हो जाएगा और हर 0 आते ही ये एनालिटिक नहीं होगा और विश्लेषिक नहीं होगा, तो कोशी प्रमेय को नहीं लागू किया जा सकता। दूसरे वाले में जो z इक्वल टू 1 है, मोड z इक्वल टू 1 का मतलब रेडियस उस वर्त की है 1, तो आप z का मान 0 से लेके 1 तक ले सकते हो। z का मान 0 से लेके 1 तक ले सकते हो, 0 से लेके 1 तक ले सकते हैं। तो यहाँ 0 भी रख सकते हैं, z की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते दूसरे वाले में, तो यहाँ 2 आएगा ही नहीं, तो हर 0 होगा ही नहीं, और हर 0 नहीं होगा तो ऊपर वाला बहुपद फलन ये विश्लेषिक और नीचे वाला बहुपद फलन ये भी विश्लेषिक, अतः ये ऊपर नीचे एनालिटिक, तो इनका जो भाग जाएगा वो भी एनालिटिक। तो एनालिटिक होते ही कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है। कोशी प्रमेय क्या बोलती है, कोशी प्रमेय ये है कि कोई कंटूर के सापेक्ष यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है, यदि फलन एफ जेड विश्लेषिक है तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान 0 आएगा। अब एक बात और कि जो ये पहले वाला ये था मोड जेड इक्वल टू 3, मोड जेड इक्वल टू 3 था, तो इसके लिए मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये कोई पूछे कि z इक्वल टू 2 के लिए, z इक्वल टू 2 पे नीचे वाला 0 हो रहा है, तो इसके लिए मान क्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये करेंगे हम जब पढ़ेंगे 2-3 क्लास बाद कोशी समाकल सूत्र में। कोशी समाकल सूत्र में ये तो क्या है कोशी प्रमेय, और ये क्या है कोशी समाकल सूत्र। ये है सूत्र, ये है प्रमेय। प्रमेय तो मान देगी 0 और सूत्र से मान आएगा कुछ ना कुछ, इससे तो मान आता है 0 और कोशी समाकल सूत्र से मान आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक बात की फलन एफ जेड इक्वल टू यदि 2 हो, यदि फलन एफ जेड इक्वल टू 2 हो तो क्या ये फलन एफ जेड विश्लेषिक है, क्या ये फलन एफ जेड विश्लेषिक है। तो फलन एफ जेड को विश्लेषिक देखने के लिए हम क्या करेंगे, फलन एफ जेड को विश्लेषिक देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं कि उसका अवकलज मौजूद होना चाहिए, अवकलज मौजूद होना चाहिए। तो क्या इसका अवकलज मौजूद है, जी बिल्कुल इसका अवकलज मौजूद है, क्योंकि एफ डैश जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो 0 विद्यमान है, तो इसका क्या है 0 क्या है अवकलज है, तो अवकलज विद्यमान तो फलन भी विश्लेषिक। अतः ये फलन जो एफ जेड इक्वल टू 2 है ये भी क्या है विश्लेषिक फलन है। और एफ जेड इक्वल टू यदि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो या कोई भी इंटीजर नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो या कोई भी इंटीजर नंबर हो, तो उसके लिए क्या होगा फलन एफ जेड वो विश्लेषिक होगा, हमेशा विश्लेषिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7.9.7। एग्जाम्पल है यदि C एक वर्त, यदि C एक वर्त मोड z-1 इक्वल टू 2 हो तो फलन जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर
और -5z प्लस 2 आयोटा, ये क्या है, फलन है 2 आयोटा के लिए कोशी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। के लिए कोशी समाकल प्रमेय का सत्यापन, कोशी प्रमेय का सत्यापन कीजिए। इसका क्या करना है, हमें सत्यापन करना है। कोशी प्रमेय का सत्यापन करना है कि C क्या है, एक वर्त है और उसका समीकरण क्या है, वर्त का z-1 का मोड और इक्वल टू 2 हो तो फलन है f(z) का मान वो है, के लिए कोशी समाकल प्रमेय या कोशी प्रमेय। कोशी प्रमेय क्या है कि विश्लेषिक फलन यदि होगा तो उसका मान कंटूर के सापेक्ष 0 होगा, तो हमें मान 0 लेके आना है। तो मान हमें 0 लेके आना है, तो सॉल्यूशन कि मोड z पहले लिखेंगे, मोड z-1 इक्वल टू 2, मतलब जो केंद्र है, जो वर्त का केंद्र है वो है 1 पे, 1 और 0 पे, 1 और 0 पे, और उसका रेडियस कितना है, उसकी रेडियस है 2, उसकी रेडियस है 2। तो यहाँ से मोड हटाएंगे तो उस साइड जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ से z-1 और 2 e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि मोड z हटते ही क्या आता है, e की पावर आयोटा थीटा। ये डेरिवेशन हम कर चुके पहले कि जब मोड हटेगा तो आगे जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, तो ये है e की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ से z के इक्वल कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें z का मान निकालना है, क्योंकि हम उसमें रखेंगे z का मान। तो यहाँ से z इक्वल टू आया 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा, फिर निकालेंगे dz, ये dz 1 का अवकलन 0, इसका अवकलन, ये 2 तो कांस्टेंट बार, e की पावर आयोटा थीटा का आयोटा थीटा, और फिर आयोटा थीटा का, तो ये आयोटा गुणा में और डी थीटा, तो ये आया dz का मान। और फलन fz इक्वल टू क्या है, fz इक्वल टू क्या है, z³ माइनस आयोटा z² माइनस 5z और प्लस 2 आयोटा। अब कोशी प्रमेय क्या थी कि समाकलन C fz dz ये निकालो और उसके आगे मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या फलन fz जो है वो विश्लेषिक फलन है, तो उसके लिए ये क्या है, बहुपद विश्लेषिक, ये बहुपद विश्लेषिक, ये बहुपद विश्लेषिक, और ये क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक है, तो ये भी विश्लेषिक, मतलब पूरा क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो फलन fz विश्लेषिक, फलन fz विश्लेषिक यदि है तो ये प्रमेय लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ कि जो फलन fz बहुपद फलन है, अतः ये विश्लेषिक फलन है। फलन fz बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, अतः यह विश्लेषिक फलन है। अब विश्लेषिक फलन हो गया तो मान तो आएगा 0 आएगा ही, कन्फर्म आएगा, लेकिन हमें कोशी प्रमेय का सत्यापन करना है, इसका मतलब हमें सोल्व करके 0 लेके आना है। तो यहाँ से समाकलन C का मान क्या है, कंटूर क्या है, कंटूर है मोड z-1 और इक्वल टू 2, और fz का मान z³ माइनस आयोटा z², इसको मान लेते हैं i, आयोटा z² माइनस 5z और प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ से ये जो वर्त है, ये क्या है, एक वर्त का समीकरण है, क्योंकि केंद्र ये और त्रिज्या 2, तो वर्त के लिए लिमिट क्या आएगी, वर्त के लिए लिमिट होती है 0 से 2 पाई, थीटा का मान 0 से 2 पाई होगा, क्योंकि ये वर्त है, क्योंकि ये पूरा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई z की जगह 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा का क्यूब, z का मान माइनस आयोटा
जेड स्क्वायर, जेड का मान 1+2 e⁻, और इसका स्क्वायर, फिर -5, जेड का मान 1+, जेड का मान 1+2 e⁻, आयोटा थीटा +2 आयोटा, और बाहर गुणा, अच्छा यहाँ dz गुणा में dz और आएगा, तो dz का मान 2 आयोटा e⁻, थीटा, और ये d थीटा। अब यहाँ से इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए इसको पहले a+b का क्यूब खोलना पड़ेगा, फिर माइनस इसका स्क्वायर, फिर माइनस इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका। तो क्या करते हैं, समाकलन को अलग अलग कर लेते हैं, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग। तो ये गुणा में है, तो ये यदि गुणा में है तो इसका मान क्या होता है 0 से 2π, और यदि e⁻k आयोटा थीटा हो और d थीटा हो तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक सूत्र है, इसका मान हमेशा क्या आएगा, 0। और यदि इसका मान 0 आ जाएगा तो ये इसके गुणा में है, तो इस कंप्लीट का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार इस सूत्र से ना करो तो इसको पूरा खोल के भी आप कर सकते हो, तब भी मान क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो e⁻k आयोटा थीटा d थीटा दे रखा हो, लिमिट 0 से 2π हो, तो उसका मान 0 आ जाएगा। तो उसका मान 0 आते ही इसका मान 0 आते ही इसके गुणा में, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। मतलब i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू मान क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। कौन से सूत्र से, कि समाकलन 0 से 2π और e⁻k आयोटा थीटा d थीटा हो, और जहाँ k क्या है, नेचुरल नंबर, तो उसका मान 0 आता है। जहाँ k इक्वल टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का मतलब 1 से 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट। तो यहाँ से इसका मान 0, अतः समाकलन 0 से 2π, क्योंकि ये लिमिट जो है इस पे भी लग जाएगी और गुणा में इस पे भी लग जाएगी, तो ये इसकी मान e⁻, थीटा का मान d थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। e⁻, थीटा d थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये 0 और ये 0 थे, कंप्लीट 0। तो इसलिए i इक्वल टू क्या आ जाएगा, i इक्वल टू आ जाएगा 0। और i क्या था, i था ये, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि उसका मान क्या है, 0 आए। और 0 आते ही क्या हो गया, कोशी समाकल प्रमेय का क्या हो गया, सत्यापन हो गया। तो कोशी प्रमेय का सत्यापन इस प्रकार करेंगे, कोशी प्रमेय का सत्यापन इस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल या पूर्वग या प्रत्यवकलज, पूर्वग या प्रत्यवकलज या अनिश्चित समाकल। तो क्या होगा अनिश्चित समाकल, पूर्वग या प्रत्यवकलज, तो उसको देखेंगे। क्या है अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल या पूर्वग या प्रति अवकलज। अनिश्चित समाकल, पूर्वग या प्रति अवकलज। इंडेफिनेट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि फलन f(z) किसी प्रांत में, ये कोई प्रांत है D,
इस प्रांत डी में यदि फलन एफ जेड, कोई फलन एफ जेड है और इस प्रांत में यदि विश्लेषिक है, तो एक कैपिटल एफ जेड, एक कैपिटल एफ जेड, ये तो क्या है स्मॉल एफ जेड, तो एक कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का प्रति अवकलज होगा यदि फलन जो कैपिटल एफ जेड है वो भी इस प्रांत डी में विश्लेषिक हो तथा इस कैपिटल एफ जेड का यदि हम अवकलन करें तो उसका मान स्मॉल एफ जेड आए। मतलब कि कोई स्मॉल फलन एफ जेड है, स्मॉल फलन एफ जेड है और वो किसी प्रांत में यदि विश्लेषिक फलन है तो कैपिटल एफ जेड उसका प्रति अवकलज या पूर्वक या अनिश्चित समाकल, मतलब एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनेट समाकल या इंडेफिनेट इंटीग्रल कब होगा कि कैपिटल एफ जेड का यदि अवकलन करें तो स्मॉल एफ जेड आ जाए। मतलब स्मॉल एफ जेड का ये क्या है, ये है पूर्वग, ये क्या है पूर्वग, मतलब ये इससे बना हुआ है, मतलब ये पेरेंट है, ये इसका पेरेंट फलन है। पेरेंट फलन का मतलब क्या होता है कि उसका यहाँ यदि अवकलन करो या समाकल यदि अवकलन करो तो वो आ जाए, तो उस जो उससे बनता है उसको बोलते हैं पेरेंट अवकल या पेरेंट फलन। तो इसमें पेरेंट फलन क्या है कैपिटल एफ जेड। फिर से देखेंगे कि प्रति अवकलज क्या है या पूर्वक क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या है। एंटी डेरिवेटिव वो होगा कि कोई फलन स्मॉल एफ जेड है, स्मॉल एफ जेड का हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए, स्मॉल एफ जेड का हमें एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो स्मॉल एफ जेड का एंटी डेरिवेटिव का मतलब इसका हम यदि समाकलन कर देंगे तो वो आ जाएगा। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं या इसकी समझने के लिए क्या बोलेंगे कि स्मॉल एफ जेड कोई प्रांत डी है और उसमें विश्लेषिक है, यदि उसमें विश्लेषिक है तो एक कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज होगा यदि कैपिटल एफ जेड भी उसी प्रांत में विश्लेषिक फलन हो और कैपिटल एफ जेड का अवकलन करने पर स्मॉल एफ जेड आ जाए, तो कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का पूर्वग कहलाएगा। कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का पूर्वग कहलाएगा। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि कोई स्मॉल एफ जेड प्रांत डी में, कोई स्मॉल एफ जेड माना स्मॉल एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन हो, तब एक फलन कैपिटल एफ जेड, ये क्या है कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल का मतलब एंटी डेरिवेटिव या पूर्वक या अनिश्चित समाकल। तो एंटी डेरिवेटिव या अनिश्चित समाकल कहलाता है यदि कैपिटल एफ जेड भी प्रांत डी में, कैपिटल एफ जेड भी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन हो तथा कैपिटल एफ जेड का अवकलन करने पे स्मॉल एफ जेड आए। ये क्या है परिभाषा है प्रति अवकलज या
प्रतिवक्लज या एंटी डेरिवेटिव की। तो एक स्मॉल एफ जेड है, स्मॉल एफ जेड कोई प्रांत में क्या है, विश्लेषिक फलन है, तब एक कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का एंटी डेरिवेटिव कब होगा, एंटी डेरिवेटिव तब होगा कि वो जो कैपिटल एफ जेड है वो क्या होना चाहिए, इसमें एनालिटिक फलन हो। यदि वो उसमें एनालिटिक, तो कैपिटल एफ जेड का अवकलन करने पे स्मॉल एफ जेड आ जाएगा, तो वो उसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। कैपिटल एफ जेड इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। और बाकी करेंगे इसका एक थ्योरम है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।